नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विकलांग पूर्व प्रोफेसर के मामले में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने जीएन पर प्रश्नों के साथ अपने पत्र को किया सार्वजनिक। ओडिशा में इंडिगो स्टाफ के कारण व्हील चेयर पर बैठे एनएलयूओ के प्रोफेसर की फ्लाइट हो गई मिस। पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। पैरालंपियन पलक कोहली ने साथ ही पैरा शटलर पर विकलांगता का बहाना बनाने का किया आरोप। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स। विकलांगजनों के लिए समावेशिता की एक प्यारी और मनोरंजक कहानी रिलीज हो गई है, मौजा ही मौजा। दिव्यांग दुल्हन को दूसरी मंजिल पर आने के लिए मजबूर करने वाले रजिस्ट्रार को किया गया निलंबित। मिजोरम में विकलांग व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी के लिए राज्य वाणिज्य दूतावास आइजोल में आयोजित किया गया कंसल्टेशन। पर्पल फेस्ट गोवा 2024 के लिए पंजीकरण की शुरुआत। कोट्टियम कोल्लम में 80 वर्षीय विकलांग महिला पर क्रूर हमला। मानसिक रूप से बीमार एक महिला की 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। चैनपुर में दिव्यांग किशोरी को स्कूटी सवार 2 युवकों ने किया अगवा करने का प्रयास। दिव्यांग बच्ची की देखभाल से तंग पिता ने जिंदा ही पानी में फेंक दिया। स्वाभिमान यात्रा निकाल दिव्यांगों ने बुलंद की आवाज। देहरादून में भिड़ी उत्तराखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र की दिव्यांग क्रिकेट टीमें। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Ms. Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers.
It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों नमस्कार। बुलेटिन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे गौरी और बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सुनते हैं खबरें विस्तार से। आज की हमारी पहली खबर आती है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर के बारे में जो प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के संबंध के लिए नागपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दोस्तों इनका नाम है GN साई बाबा। संयुक्त राष्ट्र के 2 विशेष दूतों ने GN साई बाबा पर प्रश्नों के साथ केंद्र को अपना पत्र सार्वजनिक कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के दूत मैरी लॉलर और जेरार्ड क्वीन ने प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद अपना पत्र सार्वजनिक कर दिया है। 3 अगस्त को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि हिरासत में GN साई बाबा का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। इस मानवाधिकार रक्षक को वर्तमान में मस्तिष्क सिस्ट, पेट में गांठ और सांस लेने में कठिनाई और हृदय की बीमारी परेशान कर रही है। कुल मिलाकर उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है। GN साई बाबा के लिए विकलांगता के अधिकारों पर बात करते हुए इस पत्र में लिखा गया है कि कृपया कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें। कृपया नागपुर सेंट्रल जेल में डॉक्टर साई बाबा की हिरासत की स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करें, जिसमें उनकी विकलांगता के परिणाम स्वरूप होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं की कथित अनुसूचित प्रकृति आकलन करने के लिए अपनाए गए उपायों से संबंधित जानकारी भी शामिल हो। कृपया डॉक्टर साई बाबा की हिरासत से संबंधित बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों के लिए औचित्य और उनकी विकलांगता के कारण उनकी सीमित गतिशीलता को देखते हुए उनके लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करें। साथ ही पत्र में ये भी कहा गया है कि डॉक्टर साई बाबा के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करें, जिसमें मूल्यांकन और निगरानी के लिए किए गए उपाय भी शामिल हो। एक विकलांग व्यक्ति को हिरासत में वर्तमान स्थितियों के तहत चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान किया जा रहा है या नहीं, इसके बारे में जानकारी दी जाए। दोस्तों अगली खबर आती है भुवनेश्वर, ओडिशा से। असंवेदनशीलता की एक चौंकाने वाली घटना में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा NLUO के एक विकलांग असिस्टेंट प्रोफेसर को कथित तौर पर इंडिगो के कर्मचारियों द्वारा बोर्डिंग की अनुमति नहीं दी गई और गुरुवार को यहां बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घंटों तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। कानून के एक असिस्टेंट प्रोफेसर यात्री जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, उन्होंने चेक इन किया था और उन्हें व्हील चेयर टैग दिया गया था। हालांकि उन्हें कोलकाता से गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E6584 में चढ़ने की अनुमति दिए बिना ही इंतजार कराया गया। अपने कष्टदायक अनुभव को याद करते हुए यात्री ने मीडिया से बताया कि उन्होंने वेब चेक इन पूरा कर लिया था और लगभग 12 बजे से वे हवाई अड्डे पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि उड़ान दोपहर 2:10 पर उड़ने वाली थी, लेकिन तब तक एयरलाइंस अधिकारियों ने मुझे कोई भी सूचना नहीं दी। मेरी फ्लाइट छूट जाने के बाद भी वे मुझे बोर्डिंग की अनुमति नहीं दे रहे थे। कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं मिल पा रहा था। हालांकि इंडिगो ने एक बयान में दावा किया है कि भुवनेश्वर से कोलकाता जा रहे एक दिव्यांग यात्री ने चेक इन काउंटर पर देर से सूचना दी। एयरलाइंस ने कहा, हमारे हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने उड़ान में चढ़ने के लिए अनुरोध को स्वीकार करने का प्रयास किया था। हालांकि गलत संचार के कारण हम उन्हें विमान में चढ़ाने में असमर्थ रहे। इंडिगो ने आगे ये भी बताया कि यात्री को जलपान, कॉम्प्लीमेंट्री होटल सेवा और अल्टरनेटिव फ्लाइट के टिकट भी प्रदान किए गए थे और इसी के साथ उन्हें हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी गई। दोस्तों अब खबरें सुनते हैं पैरालंपिक्स से।
25 साल के सुमित ने 73.29 मीटर के प्रयास के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम करा लिया है। उन्होंने 70.83 मीटर के अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को सुधार कर अब 73.29 पर इसे सेट किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुमित ने अपना ही ये रिकॉर्ड तोड़ा है और ये पुराना रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था इसी साल पेरिस में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के दौरान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दी एशियन पैरा गेम्स 2023 चाइना के हैंगजो में चल रहे हैं और इस आयोजन की शुरुआत 22 अक्टूबर से हो चुकी है। ये खेल 28 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। भारत ने एशियाई पैरा खेलों के चौथे संस्करण में 303 एथलीट्स भेजे थे, जिनमें 191 पुरुष थे और 112 महिला खिलाड़ी थी। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि भारत की ये टीम इस महाद्वीपीय आयोजन में देश की सबसे बड़ी टीम बन गई है। 2018 के एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 190 एथलीट्स को भेजा था और उस साल हमने 15 स्वर्ण सहित कुल 72 पदक हासिल किए थे। एशियन पैरा गेम्स 2023 में अब की बार भारत ने अब तक 64 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 15 स्वर्ण और 20 रजत और 29 कांस्य पदक शामिल है। भारत की पदक तालिका 64, 15 स्वर्ण, 20 रजत और 29 कांस्य तक पहुंच चुकी है। ये सबसे शानदार और सफल आयोजन रहा है, जहां अब पदक तालिका में भारत 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। 22 अक्टूबर से एशियाई पैरा खेलों की जो शुरुआत हुई है वो 28 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। फिलहाल पदक तालिका में चीन सबसे ऊपर है, जिन्होंने कुल 300 मेडल्स प्राप्त किए हैं। दूसरे नंबर पर है ईरान 73 मेडल्स के साथ, तीसरे नंबर पर जापान 69 मेडल्स के साथ, चौथे नंबर पर है थाईलैंड, पांचवें पर उज्बेकिस्तान और छठे पर भारत। दोस्तों, आइए सुनते हैं कि किन खिलाड़ियों ने जीता है गोल्ड मेडल। अंकुर धामा पुरुष 5000 मीटर T11, निषाद कुमार पुरुष हाई जंप T47, शैलेश कुमार पुरुष हाई जंप T63, प्रणव सूरमा पुरुष क्लब थ्रो F51, अवनी लेखरा R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, प्रवीण कुमार पुरुष हाई जंप T64, दीप्ति जीवन जी महिला 400 मीटर T20, नीरज यादव पुरुष डिस्क थ्रो F54, 55, 56, सुमित पुरुष जैवलिन थ्रो F64, हैनी पुरुषों की भाला फेंक थ्रो F37, 38, सुंदर सिंह गुर्जर पुरुष जैवलिन थ्रो F46, पुरुष 1500 मीटर T11, रक्षिता राजू महिला 1500 मीटर T11, निमिषा सुरेश महिला लॉन्ग जंप T47 और प्राची यादव महिला KL2। इसी के साथ सिल्वर और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की भी एक लंबी सूची भारत के पास मौजूद है। दोस्तों, पैरा गेम्स से जुड़ी एक और खबर में आइए सुनते हैं पैरालंपियन पलक कोहली ने अपने साथी पैरा शटलर पर विकलांगता का बहाना बनाने का आरोप लगाया है। इस केस के बारे में पैरा शटलर वैष्णवी पुनियानी के खिलाफ साथी पैरा शटलर पलक कोहली और ज्योति वर्मा ने उनकी विकलांगता का दिखावा करने का मामला दर्ज किया है। दोनों ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका लिखी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने में सक्षम होने के लिए वैष्णवी ने अपने मेडिकल रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया है। पलक कोहली, जो ज्योति वर्मा के साथ एक पैरालंपियन है, ने भी उल्लेख किया कि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट की जालसाजी के संबंध में कई शिकायतें उठाई थी, जिसके बावजूद वैष्णवी पुनियानी को एशियाई पैरा खेलों के लिए जाने वाली टीम के लिए चुना गया था। पलक कोहली ने कहा है कि जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक ऐसा खेल खेलते हैं जो स्थायी रूप से विकलांग एथलीटों के लिए है। पैरालंपियन ने आगे कहा है कि ये अनुचित है कि सक्षम खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट्स में प्रसिद्धि और पैसा देखते हैं और सोचते हैं कि जल्दी सफलता मिल सकती है और चिकित्सा या विकलांगता के दस्तावेजों में हेरफेर करके पैरा बैडमिंटन में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ संबंधित मुद्दा पैरा बैडमिंटन के लिए BWF नियम पुस्तक के खंड 5.2.1 के संबंध में है, जिसमें कहा गया है कि BWF द्वारा संचालित पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में
प्रतिस्पर्धा करने के इच्छुक किसी भी खिलाड़ी के पास एक सीमित हानि होनी चाहिए और वो हानि स्थायी होनी चाहिए। दोनों याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वैष्णवी की विकलांगता अस्थायी है और उनका कहना है कि अपनी विकलांगता साबित करने और पैरा एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए उनके द्वारा जाली एमआरआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इसके बाद इस मामले के संबंध में महासंघ द्वारा कोई भी कार्रवाई या अपडेट प्रदान नहीं किया गया है। दोस्तों, अब बारी है जॉब अलर्ट सुनने की। सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ को इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड एंड सोसाइटी के निम्नलिखित 95% ग्रांट इन एड और नॉन एडेड पोस्ट के लिए आवेदन की आवश्यकता है। सोसाइटी के गैर सहायता प्राप्त माने के नॉन एडेड पदों के लिए 95% अनुदान सहायता योजना और सोसाइटी के मानदंडों के तहत वेतन का भुगतान भी किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2023 या उससे पहले आपको सेक्रेटरी सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ 160019 पर आवेदन साझा करना होगा। इसी के साथ आइए सुनते हैं इनमें मौजूद पद कौन से हैं। 1. प्रिंसिपल 95% अनुदान सहायता पद, मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, दृष्टिबाधित बीआई, कुल मिलाकर कम 50% अंकों के साथ और आरसीआई के साथ वैध पंजीकरण, एक प्रमुख रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव, 15 साल के लिए स्कूल या पीटीजी तथा कैंडिडेट को कंप्यूटर और ब्रेल का ज्ञान होना आवश्यक है। पदों की संख्या है 1। इसके बाद अन्य पद है जीटीजी विशेष शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक 95% अनुदान सहायता पद, एक जीटीजी विशेष शिक्षक हिंदी के लिए 95% अनुदान सहायता पद, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कुल मिलाकर कम 50% अंक, 2 साल के डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष, कुल मिलाकर कम 50% अंकों के साथ आरसीआई के साथ वैध पंजीकरण या कुल मिलाकर कम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। इसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष, कुल मिलाकर कम 50% अंकों के साथ आरसीआई के साथ वैध पंजीकरण होना जरूरी है। उम्मीदवार को सीटीईटी 2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसे कंप्यूटर और ब्रेल का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पद है जीबीटी स्पेशल एजुकेटर 95% अनुदान सहायता पद, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या इसके समकक्ष, कुल मिलाकर कम 50% अंकों के साथ आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त और आरसीआई के साथ वैध पंजीकरण होना चाहिए। उसे कंप्यूटर और ब्रेल का ज्ञान होना चाहिए। चौथा पद है वार्डन महिला सोसाइटी का गैर सहायता प्राप्त पद, आरसीआई से विशेष शिक्षा में डिप्लोमा VIONM। 5वां पद है वार्डन पुरुष सोसाइटी का गैर सहायता प्राप्त पद, आरसीआई से विशेष शिक्षा में डिप्लोमा VIONM। कंप्यूटर शिक्षक संस्था का गैर सहायता प्राप्त पद, BCA विशेष शिक्षा में डिप्लोमा VI पढ़ाने का 2 साल का अनुभव स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसमें 2 साल का अनुभव जरूरी है, जिसमें VI स्टूडेंट्स को स्क्रीन रीडिंग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षा देने का अनुभव मौजूद है। 7वां पद है अंशकालिक परामर्शदाता यानी पार्ट टाइम काउंसलर फीमेल, नॉन एडेड पोस्ट। इसके लिए मनोविज्ञान में BA MA मार्गदर्शन और परामर्श में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे जॉब अलर्ट्स की तरफ, जो आए हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से। NFB की ओर से बताया जाता है कि इंडिया एक्सिम बैंक में PWD के लिए एक रिक्ति आरक्षित की गई है। इसमें 45 प्रबंधन प्रशिक्षक माने के मैनेजमेंट ट्रेनीज की भर्ती की जानी है। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 10 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.eximbankindia.in। याद रहे www.eximbankindia.in पर।
NFB का अगला जॉब अलर्ट है IOCL सदर्न रीजन से। IOCL दक्षिणी क्षेत्र के लिए 67 रिक्तियां आरक्षित की गई है। ये सभी 67 रिक्तियां विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आरक्षित की गई है। यहाँ पर कुल 1574 ट्रेड तकनीशियन माने के ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की भर्ती की जानी है। इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.iocl.com। अगला जॉब अलर्ट है BEL बैंगलोर से। यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं प्रबंधन औद्योगिक प्रशिक्षुओं के लिए माने मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनीज के लिए। PWDs के लिए इसमें नियमानुसार आरक्षण दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 अक्टूबर। अधिक जानकारी के लिए आपको विजिट करना होगा www.bel-india.in। तो आज का हमारा आखिरी NFB जॉब अलर्ट आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2 रिक्तियां आरक्षित की गई है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। यहाँ पर कुल 100 क्रेडिट अधिकारियों की माने क्रेडिट ऑफिसर्स की भर्ती की जानी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 6 नवंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.bankofmaharashtra.in। याद रहे www.bankofmaharashtra.in। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों आइए अब एक मूवी के बारे में सुनते हैं जिसका नाम है मौजा ही मौजा। एक अमीर आदमी शमशेर सिंह अपने वंश को स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे जिमी की शादी एक स्वस्थ परिवार की लड़की से कराना चाहते हैं जिसमें कोई बीमारी या विकलांगता न हो। हालांकि जिमी को अमर से प्यार हो जाता है जिसके 3 दिव्यांग भाई करम, जस्सी और सोनी हैं, जो सुनने बोलने में अक्षम है और विजुअली इम्पेयर्ड है। ये जोड़ा जिमी के पिता से इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करता है और रीत, जो लड़की के भाई करम की प्रेमिका है, की मदद से उनकी शादी तय हो जाती है। जैसे ही विवाह संपन्न हो रहा होता है, शमशेर को भाइयों की विकलांगता का रहस्य पता चल जाता है और वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिल्म एक सकारात्मक नोट पर समाप्त होती है जब शमशेर को विकलांग लोगों के प्रति पक्षपाती होने की अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों इस मूवी में
तीन भाई रीत की मदद से अपनी प्यारी बहन की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। ये फिल्म स्थितिजन्य कॉमेडी और अपने मनोरंजन मूल्य पर आधारित है। फिल्म का संगीत मधुर है, जिसमें पैग पा जैसे गाने भी शामिल हैं, जो बिल्कुल सटीक वर्णन करता है कि जो लोग बोतल से प्यार करते हैं वे किसी भी स्थिति में पीने का कारण ढूंढ सकते हैं। फिल्म की एक खूबी और है कि इसकी अवधि 2 घंटे की है और ये दर्शकों को अनावश्यक फिलर्स के बिना कहानी में बांधे रखने में सक्षम है। फिल्म 3 भाइयों द्वारा शमशेर को दिए गए नैतिक और सामाजिक व्याख्यान पर समाप्त होती है और विकलांगों के प्रति उसके पूर्वाग्रह के लिए उसे शर्मिंदा करती है। दोस्तों, सच बात तो ये है कि विकलांगता का एहसास एक मानवीय दायित्व नहीं है, बल्कि एक दैवीय निर्णय होता है। इसे बढ़ाया नहीं गया है और ये किसी भी समय विकृत हो जाता है, लेकिन ये फिल्म के लिए मनोरंजन को कम नहीं करता और एक प्यारा सा संदेश दर्शकों के लिए छोड़ जाता है। दोस्तों, मामला है मुंबई से। मुंबई के खार में विवाह रजिस्ट्रार को एक महिला विकलांग को दूसरी मंजिल पर कार्यालय में आने के लिए मजबूर करने पर आरोप लगाया गया है तथा उसे निलंबित कर दिया गया है। इस कार्यालय में लिफ्ट मौजूद नहीं है। ये निलंबन महिला द्वारा सोशल मीडिया पर की गई शिकायत के बाद किया गया है, जिसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। महिला ने कार्रवाई के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है, लेकिन विकलांग लोगों के लिए सरकारी भवनों की पहुंच की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। राज्य सरकार ने बुधवार को एक विकलांग महिला को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए खार में कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल पर आने के लिए मजबूर करने के लिए विवाह रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा, रजिस्ट्रार अरुण घोड़ेकर को चंद्रपुर स्थित कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। ये कार्रवाई महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विराली मोदी द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेने और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के 1 हफ्ते बाद हुई है। कार्यकर्ता विराली मोदी ने 16 अक्टूबर को खार में क्षितिज नायक से शादी की थी। चूंकि कार्यालय दूसरी मंजिल पर है और वहां कोई लिफ्ट नहीं है, इसके लिए उनके रिश्तेदारों ने घोड़ेकर से अनुरोध किया कि वो मोदी के लिए अंगूठे का निशान देने और नीचे उनकी तस्वीर लेने की व्यवस्था करें, लेकिन घोड़ेकर ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया और रिश्तेदारों को उन्हें व्हीलचेयर के सहारे दूसरी मंजिल तक उठाकर ले जाना पड़ा। 2 दिन बाद 18 अक्टूबर को मोदी ने एक्स माने पहले ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा था और घटना की शिकायत की थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, कृपया नोट करें, मैं विकलांग हूँ और मेरी शादी 16/10/2023 को खार मुंबई स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई है। कार्यालय बिना लिफ्ट का था और दूसरी मंजिल पर था और वे हस्ताक्षर लेने के लिए नीचे नहीं आए। मुझे शादी करने के लिए 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। कुछ ही घंटों में फडणवीस ने जवाब दिया कि सबसे पहले नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई और आप दोनों के सुखी और सुंदर वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ। साथ ही आपको हुई असुविधा के लिए मुझे वास्तव में खेद है। मैंने व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लिया है और सुधारात्मक और उचित कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया था कि कमजोर वर्गों को जवाब देना और सेवा प्रदान करना सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य है। नियमों के अनुसार विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकारी अधिकारी को उचित दूरी पर स्थित स्थान पर जाना अनिवार्य है। विराली मोदी के करीबी लोगों ने विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय को सूचित किया कि वो विकलांग है और चूंकि इमारत में कोई लिफ्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने अधिकारी अरुण घोड़ेकर को नीचे आकर विवाह का पंजीकरण करने का अनुरोध किया, लेकिन घोड़ेकर ने उन्हें दूसरी मंजिल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। सेवा नियमों के उल्लंघन और अभद्र व्यवहार के लिए अरुण घोड़ेकर अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे। इस पर विराली ने कहा है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और व्यक्ति को अपने कृत्य का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। ये ठीक है कि राज्य ने उस अधिकारी को निलंबित कर दिया है, लेकिन जिस बड़े मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है वो है विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी भवनों की पहुंच। हमारी सरकारी इमारतें अभी भी सुलभ क्यों नहीं है, जबकि इसके लिए एक कानून मौजूद है। दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी के लिए एक राज्य परामर्श मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (NCPEDP) और गुवाहाटी स्थित NGO
शिशु सरोथी के साथ साझेदारी में एक एनजीओ समूह जोरम एंटू पावल द्वारा आयोजित किया गया था। परामर्श सभा विकलांग व्यक्तियों की मुख्य चिंताओं और अनुरोधों को स्पष्ट करने के साथ साथ 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के एजेंडे में उन्हें शामिल करने के लिए एक प्रासंगिक और सहायक मंच साबित हुई है। परामर्श का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को राजनीति में भाग लेने के बारे में अपनी राय और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मंच देना था। इस कार्यक्रम में 36 विकलांग व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और विकलांग लोगों के संगठनों के सदस्यों ने भी भाग लिया। परामर्श में प्रतिभागियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिन पर राजनीतिक दलों को अपने पार्टी घोषणा पत्रों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि ये सुनिश्चित करना कि सभी विकलांग लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड प्राप्त हो, विकलांग लोगों के लिए नामित सरकारी नौकरियों में बैकलॉग भरना, ये गारंटी देना कि विकलांग लोग पात्र है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत लाभ के लिए, पूरी तरह से सुलभ सार्वजनिक परिवहन, सरकारी वेबसाइटों और बुनियादी ढांचों के लिए प्रतिबद्ध पहुंच, शीर्ष समावेशी शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना, विकलांग लोगों के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उचित लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय उपाय करना। सामाजिक सुरक्षा के संबंध में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 15,160 विकलांग लोग थे। हालांकि वर्तमान में उनमें से केवल 742 को प्रतिमाह 400 रुपए का विकलांगता वजीफा मिलता है। प्रतिभागियों ने अपनी मांग से अवगत कराते हुए कहा कि प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कम से कम 2,000 रुपए प्रति माह मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय ग्राम परिषदों से लेकर राज्य विधानसभाओं तक निर्णय लेने की स्थिति में विकलांग लोगों का प्रतिनिधित्व हो, इस बात पर जोर दिया गया कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को महसूस कराना और विकलांगता के लिए राज्य के बजट आवंटन को बढ़ाना कितना जरूरी है। इसके अलावा अगले चुनाव में घर से मतपत्र डालने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन आवश्यकताओं वाले मतदाताओं के लिए सुविधाएं भी लाई गई। परामर्श का लक्ष्य सरकार और राजनीतिक निर्णय लेने के सभी स्तरों पर विकलांग लोगों के राजनीतिक समावेश में सुधार करना है। इसका उद्देश्य विकलांग समुदाय की जरूरतों और मांगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अधिक समावेशी नीतियों और प्रथाओं को अपनाना, अधिक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना और विकलांग लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों के साथ सहयोग करना है। शिशु सरोथी की उप निदेशक अम्बालिका सेनापति ने समारोह में अपने भाषण के दौरान सभी विकास पहलों और नीतियों में विकलांग लोगों को शामिल करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की नीति में विकलांग लोगों की जरूरतों और चिंताओं को स्पष्ट रूप से संबोधित करना कितना महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया में विकलांगता को बाद में विचार नहीं किए जाने में कितना समय लग रहा है। ये ध्यान रखना उचित होगा कि NCPDP 4 अन्य चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में इस विषय पर परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं पर्पल फेस्ट के बारे में। भारत का अपनी ही तरह का पहला समावेशी त्योहार जो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक जश्न बन जाता है, आपको असीमित भावनाओं की दुनिया में आमंत्रित करता है, जहां एकता केंद्र में है और विविधता का खुले दिल से जश्न मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय गोवा सरकार, समाज कल्याण निदेशालय गोवा सरकार और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपके लिए लाया जा रहा है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट के केंद्र में 22 सम्मानित पर्पल एम्बेसडर्स होंगे, जिनमें से प्रत्येक RPWD अधिनियम 2016 के तहत सूचीबद्ध 21 प्रकार की विकलांगताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही रीढ़ की हड्डी की चोट के लिए महत्वपूर्ण समावेशन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, पर्पल फेस्ट आयोजित किया जा रहा है 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2024 को और इसके लिए आपको 30 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन करने पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा। व्यक्तिगत पंजीकरण के लिए आपको भरने होंगे 1000 रुपए, 10 सदस्यों या उससे अधिक के समूहों के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति और साथ ही विकलांग छात्रों के लिए पंजीकरण निःशुल्क है।
पंजीकरण के लिए आप जा सकते हैं purplefest.goa.gov.in पर। याद रहे purplefest.goa.gov.in पर। और अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 9156321900। याद रहे 9156321900। तो जल्द से जल्द पंजीकरण करें और हिस्सा बने पर्पल फेस्ट 2024 का। दोस्तों, खबर है कोट्टियम कोल्लम से। एक भयावह घटना में कोल्लम के कोट्टियम में एक व्यक्ति ने 80 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम महिला पर बेरहमी से हमला किया है। पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज के अनुसार बिना हाथ और पैर वाली महिला पर 30 साल के एक व्यक्ति ने उस समय हमला किया जब वो गुरुवार को एक दुकान के सामने सो रही थी। दृश्यों में आदमी सोते समय महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है और जब वो जागती है तो उसके सिर पर कई बार वार करता है। बाद में उसने उसका अपहरण कर लिया और कथित तौर पर अगले दिन उसे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित सिथारा जंक्शन के पास छोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग महिला को खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में पाया। इसके तुरंत बाद उनकी बेटी को सूचित करने के बाद उन्हें कोल्लम के विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद दोनों ने कोट्टियम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि आरोप है कि पुलिस ने अपराध की गंभीरता के बावजूद कार्रवाई में देरी की है और महिला को मेडिकल जांच कराए बिना ही वापस भेज दिया है। इसके अलावा आरोप ये भी है कि पुलिस ने घटना की खबर दूसरे दिन सामने आने के बाद ही कदम उठाने का फैसला किया। दोस्तों, आइए सुनते हैं मानसिक रूप से बीमार इस महिला के केस के बारे में। क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मानसिक रूप से बीमार या शायद आत्मघाती महिला को उस गर्भावस्था से गुजरने के लिए मजबूर किया है जो वो नहीं चाहती थी? ऐसा करने में क्या ये महिलाओं के शारीरिक स्वायत्तता को बनाए रखने की आवश्यकता पर अपने स्वयं के प्रगतिशील निर्णयों से पीछे नहीं हट रहे? दोस्तों, मामला है जहां पर एक 27 वर्षीय विवाहित महिला जो 2 बच्चों की मां है ने पिछले महीने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपनी 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगी, क्योंकि वो एक और बच्चा पैदा करने के लिए शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक रूप से तैयार नहीं है। समाज इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, लेकिन प्रसव पीड़ादायक होता है, जिसका अक्सर महिलाओं के शरीर और दिमाग पर भारी असर पड़ता है। अपने आखिरी बच्चे के जन्म के बाद लगभग 1 साल पहले महिला प्रसवोत्तर मनोविकृति में चली गई थी, जो एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसे मनोरोग आपातकाल यानी साइकाइट्रिक इमरजेंसी से वर्णित किया गया है। इस गर्भ का पता चलने पर उसे झटका लगा और उसे लगा कि उसके शरीर ने उसे धोखा दिया है। वो फिर से गर्भवती थी और उसे 24 सप्ताह से अधिक समय हो चुका था, लेकिन एक 27 वर्षीय महिला को कैसे एहसास नहीं हुआ कि वो गर्भवती थी? याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि चूंकि वो स्तनपान करा रही थी, उसका मासिक धर्म चक्र बाधित हो गया था और उसने मान लिया था कि वो गर्भवती नहीं होंगी। 2021 से भारतीय कानून मानसिक रूप से बीमार महिलाओं सहित कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। पिछले साल मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को ऐसी राहत दी, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, ये तर्क देते हुए कि उनकी प्रजनन स्वायत्तता सर्वोच्च है। फिर भी 2 न्यायाधीशों की पीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और BV नागरत्ना ने पाया कि उसने स्पष्ट रूप से गर्भधारण के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी और उसके अपने शरीर से जुड़े मामलों में उसकी इच्छा की प्रधानता है। और दूसरा ये कि उसकी अनिश्चित शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखते हुए उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए। इसने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को ये निर्देश दिया कि उसे अपनी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दे। तभी ये कहानी खुलनी शुरू हुई। एम्स के डॉक्टरों ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से संपर्क किया और भ्रूण के दिल की धड़कन को रोकने के लिए निर्देश मांगे, क्योंकि 26 सप्ताह में समय से पहले प्रसव कराने से बच्चे के जीवित रहने का खतरा हो सकता है, जिससे दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक विकलांगता विकसित हो सकती है। जबकि गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में गर्भपात के लिए समय से पहले प्रसव का उपयोग किया जाता है, बाद के चरणों में
डॉक्टरों को कभी कभी भ्रूण में दवा का इंजेक्शन लगाने की भी आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि मुंबई स्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल दातार ने समझाया कि 24 सप्ताह से पहले गर्भ से निष्कासन की प्रक्रिया स्वचालित रूप से हृदय को रोक देती है, लेकिन 24 सप्ताह के बाद प्रक्रिया आमतौर पर समान परिणाम नहीं देती। दोस्तों, आइए सुनते हैं एक घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। बुधवार को बोजिया में पानी भरे खाली प्लॉट में बच्ची के शव के मिलने के मामले को शिकोहाबाद पुलिस ने मीडिया के सामने रखा है। बच्ची के पिता ने विकलांग होने के चलते देखभाल से तंग आकर जिंदा ही अपनी बच्ची को पानी में फेंक दिया था, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के पिता को जेल में भेज दिया है। एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका राधा 4 अक्टूबर को मैनपुरी चौराहे पर लावारिस अवस्था में मिली थी। उस समय पुलिस ने बच्ची के परिजनों की तलाश कर बच्ची को उसके पिता विजेंद्र सिंह, दादी फूलन देवी के हवाले कर दिया था। बच्ची के पिता ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 10 साल पहले पत्नी रेखा से उन्होंने प्रेम विवाह किया था और इसी दौरान उनके 2 बच्चे हुए, बेटा सौरभ और बच्ची राधा जो 4 साल की थी। बच्ची अपनी मां के साथ रह रही थी, जबकि बेटा बहन के पास रहता है। लॉकडाउन के दौरान उनकी पत्नी बेटी राधा को साथ लेकर अपने जीजा महेश के पास चली गई थी। 4 अक्टूबर को रेखा आई और राधा को उसके मकान के पास छोड़कर चली गई। बेटी राधा दिव्यांग थी, ऐसे में पिता होटल पर खाना बनाता था, माँ इधर उधर चली जाती थी। बच्ची के विकलांग होने के कारण उसकी देखभाल नहीं हो पा रही थी। बच्ची को संभालते हुए पिता काफी परेशान हो गया था। पिता का कहना है कि उसने अपनी पत्नी से कई बार बेटी को ले जाने के लिए कहा, लेकिन वो बच्ची को लेने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में विकलांग बेटी से छुटकारा पाने के लिए 4 दिन पूर्व बेटी को रास्ते से हटाने के लिए उसे रात में जिंदा ही पानी में फेंक दिया। जब घर में पत्नी ने बच्ची के बारे में पूछा तो उससे कहा गया कि बच्ची को फिरोजाबाद में इलाई आश्रम वालों के साथ सौंप दिया गया है। दोस्तों, खबर है झारखंड के गुमला से। चैनपुर थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में 20 वर्षीय दिव्यांग लड़की का स्कूटी सवार 2 मनचले युवकों द्वारा अगवा किए जाने का प्रयास किया गया। ये घटना मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। उस समय दिव्यांग किशोरी अपने घर से बाहर थी। किशोरी ने बचाव के लिए शोर मचाया। आवाज सुन पिता सीताराम लोहार एवं आस पड़ोस के लोग मौजूद हुए। सड़क पर बालू होने के कारण युवकों की स्कूटी फंस गई। बावजूद एक युवक वहां से भागने में सफल हुआ, जबकि संदीप रौतिया नामक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुलाई कर दी। इसके बाद उसे रस्सी से बांध लिया गया। किशोरी के पिता ने घटना की सूचना पंचायत के मुखिया सुशील दीपक मिंज को दी। मौके पर पहुंचकर मुखिया ने इसकी सूचना चैनपुर थाने में दी। चैनपुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक और स्कूटी को जब्त कर लिया। पुलिस फरार युवक की तलाश में जुटी है। इधर दिव्यांग की मां ने बताया कि चैनपुर में मेला लगा था। परिवार के सभी सदस्य मेला देखने गए थे। दोस्तों, खबर है बिहार के बक्सर से। यहाँ पर दिव्यांग जनों ने अपनी मांगों को लेकर कोरान सराय से डुमराव तक स्वाभिमान यात्रा निकालकर आवाज बुलंद की है। स्वाभिमान यात्रा राजगढ़ चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए पीडब्ल्यूडी के जिलाध्यक्ष अगस्त उपाध्याय व प्रखंड अध्यक्ष विशोका चंद्र ने कहा कि दिव्यांग जनों को जब तक पेंशन 400 से बढ़ाकर 3000 नहीं की जाती, तब तक संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान दिव्यांगों ने पटना में होने वाले कार्यक्रम में चलने का आह्वान किया। दिव्यांग जनों ने वृद्ध व विधवा को भी 3000 रुपए की पेंशन देने की वकालत की। सबने एक स्वर में कहा कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो अनाज मुहैया कराया जाए। साथ ही जो दिव्यांग जन चलने फिरने में असमर्थ हो, उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसिकल दी जाए। वहीं जिले में दिव्यांग जनों के लिए एक वर्कशॉप खोलने की मांग भी की गई, ताकि दिव्यांग जन अपने मोटराइज्ड ट्राइसिकल या अन्य उपकरण की मरम्मत करवा सके। कहा गया कि जब तक हमारी मांगे पूरी न हो, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों, खबर उत्तराखंड के देहरादून से। उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र की दिव्यांग टीमें भिड़ी। गुरुवार को देहरादून में हुई दून डिफेंस कप में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। टीमें बुधवार को देहरादून पहुंच गई।
दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के संस्थापक और पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी गिरीश पटवाल ने बताया कि प्रतियोगिता SGR क्रिकेट एकेडमी शिमला बाईपास में आयोजित की गई। इससे उत्तराखंड के दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिल सका। अंतर्राष्ट्रीय टीम में उनके चयन के रास्ते भी खुल गए। उन्होंने बताया कि T20 फॉर्मेट में होने वाली इन मैचेस का खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुभारंभ किया। इसके अलावा विधायक विनोद चमोली आदि भी मान्यवर इस समय उपस्थित थे। पटवाल ने बताया कि ये दून डिफेंस कप का 6वां सीजन है। इससे पहले भी देहरादून में प्रतियोगिता के मुकाबले हो चुके हैं। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विकलांग पूर्व प्रोफेसर के मामले में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने GN पर प्रश्नों के साथ अपने पत्र को किया सार्वजनिक। ओडिशा में इंडिगो स्टाफ के कारण व्हील चेयर पर बैठे NLUO के प्रोफेसर की फ्लाइट हो गई मिस। पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। पैरालंपियन पलक कोहली ने साथी पैरा शटलर पर विकलांगता का बहाना बनाने का किया आरोप। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स। विकलांगजनों के लिए समावेशिता की एक प्यारी और मनोरंजक कहानी रिलीज हो गई है मौजा ही मौजा। दिव्यांग दुल्हन को दूसरी मंजिल पर आने के लिए मजबूर करने वाले रजिस्ट्रार को किया गया निलंबित। मिजोरम में विकलांग व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी के लिए राज्य वाणिज्य दूतावास आइजोल में आयोजित किया गया कंसल्टेशन। पर्पल फेस्ट गोवा 2024 के लिए पंजीकरण की शुरुआत। कोट्टियम कोल्लम में 80 वर्षीय विकलांग महिला पर क्रूर हमला। मानसिक रूप से बीमार एक महिला की 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। चैनपुर में दिव्यांग किशोरी को स्कूटी सवार 2 युवकों ने किया अगवा करने का प्रयास। दिव्यांग बच्ची की देखभाल से तंग पिता ने जिंदा ही पानी में फेंक दिया। स्वाभिमान यात्रा निकाल दिव्यांगों ने बुलंद की आवाज। देहरादून में भिड़ी उत्तराखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र की दिव्यांग क्रिकेट